नमस्कार। तो बढ़ते हैं कहानी में आगे चल के अगले भाग के साथ। उसी शाम को सभी वापस अपने घरों को लौट गए थे और शेखर और मौली के एक होने में अब एक दिन के फासले को तय करने का वक्त बचा था, जिसकी खुशी उनके चेहरों पर नजर आ रही थी। आज दोनों ही घरों में कल के शादी की तैयारियां शुरू थी। गीतों से दोनों घर गुलजार थे। शादी क्योंकि हवेली से ही थी, जिसकी तैयारियां 2 दिन पहले से ही शुरू हो गई थी और आज काफी हद तक सब काम हो चुका था। हवेली सज चुकी थी, मंडप तैयार हो चुका था, गेस्ट के बैठने और वरमाला के लिए स्टेज बन रहा था। इवेंट कंपनी अपना काम बखूबी कर रही थी, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा था कि किसी तरह की कोई कमी ना रहे। खाने की हर वैरायटी कल वहां मौजूद रहने वाली थी, जिसमें कोई कमी ना रहे या कुछ छूटे ना, इस बात को भी देखा जा रहा था। वहीं शेखर के घर कल बारात के लिए बग्गी बैंड वाले सबको दोबारा फोन कर कल समय पर आने का याद करवाया जा चुका था। घर तो उनके यहाँ पहुंचने तक सज चुका था। शेखर का कमरा भी बिल्कुल उसके और मौली के मुताबिक तैयार किया जा चुका था। बस अब इस घर को कल अपनी लक्ष्मी के इस घर में आने का इंतजार था। आज पूरी रात वो सब नाचे थे, क्योंकि उनके घर की सबसे बड़ी खुशी कल घर आने वाली थी। इसी तरह कल रात के खत्म होते ही वो सवेरा आ चुका था, जिसका शेखर और मौलिक कई महीनों से इंतजार कर रहे थे। आज दोनों का एक अटूट बंधन में बंधने का दिन आ गया था। सुबह से ही दोनों घरों में हलचल थी, क्योंकि सब कुछ आने और हो जाने के बाद भी कुछ ना कुछ शादी वाले दिन तक छूट ही जाता है। तो वही जल्दबाजी आज दोनों घरों में दिख रही थी। दिन तक मौली की मेकअप आर्टिस्ट हवेली पहुंच चुकी थी। अनुष्का और त्रिशा भी मौली के साथ थे। वहीं शेखर भी दूल्हा बनने को तैयार था, जिसे मैथिली तैयार कर रही थी। शेखर अपनी शेरवानी पहन बाथरूम से बाहर आता है तो उस मल्टी कलर की शेरवानी में वो बिल्कुल हीरो लग रहा था, जिसे देख मैथिली उसका हाथ पकड़ उसे जल्दी से लाकर शीशे के सामने चेयर पर बैठाकर उसका मेकअप शुरू करती है। पर शेखर उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, देख ज्यादा ओवर मत करना, हाँ, मुझे जोकर मत बना देना। आज मेरा दिन है तो प्लीज थोड़ा रहम करना मुझ पर। भाई, आज के दिन अगर मैं आपके मुंह पर टेप लगाकर तब आपको खूबसूरत बनाऊंगी तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो शांति से बैठो ना, मुझे पता है मुझे क्या करना है। मैथिली अपना हाथ झटकते हुए कहती है तो शेखर मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद किए आराम से बैठ जाता है। मैथिली बहुत शांति से शेखर को तैयार कर रही थी। मेकअप के बाद वो उसको मोतियों की माला पहनाती है, उसकी शेरवानी की पॉकेट पर ब्रोच लगाती है और फिर उसे कुर्सी से खड़ा कर डार्क महरून कलर की शॉल उसके एक कंधे पर सेट कर दूसरे हाथ की कलाई पर सेट करती है। शेखर को उसकी घड़ी उठाकर देती है और उसकी मोजड़ी लाकर उसे पहनने के लिए कहती है। फिर शेखर के सिर पर सहरा बांध उस पर मोरपंखी और मोतियों वाला एक ब्रोच लगाती है और फिर उसकी शेरवानी थोड़ी गले से ठीक कर मुस्कुराते हुए उसकी बलाएं लेते हुए कहती है, हाय कितना चोखो लग रही हो है महारा लाड़े सर, नजर न लागे किसी की। मैथिली उसके कान के पीछे काला टीका लगाते हुए कहती है तो शेखर हंसते हुए उसके सिर पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहता है, तू कभी नहीं सुधरेगी। वैसे सच में तूने बहुत हैंडसम बना दिया मुझे। अब मौली को टक्कर तो आज दे देगा तेरा भाई। शेखर की इस बात पर मैथिली भी हंस देती है, लेकिन फिर तभी वो जल्दी से सामने टेबल के ऊपर से एक फोटो फ्रेम उठाकर लाती है और उसे शेखर के पास लाकर कहती है, देखो माँ, जच रहा है ना आपका बेटा, मैंने तैयार किया है इन्हें। इनके 50 नखरे सहन करने के बाद आज अपनी दुल्हन लेने जा रहे हैं ये, और आज नर्वस भी लग रहे हैं। तो अब आप इन्हें ये समझाओ कि सब अच्छा होगा और ये एक अच्छे पति भी बनेंगे, क्योंकि मेरी तो 50 बार कही यही बात ये समझते नहीं है। तो क्या पता आपकी बात समझ लें। तो अब आप समझाओ इन्हें, क्योंकि मुझे भी तैयार होना है। वैसे मैं आपकी तरह बहुत सुंदर हूँ तो मुझे ज्यादा वक्त तो लगेगा नहीं, तो मैं 20 मिनट में आती हूँ। हाँ भाई, तब तक आप माँ से बात करो। वो भी मुस्कुराते हुए, ठीक है मैं आती हूँ। इतना क्या मैथिली शेखर के पास से चली जाती है, लेकिन शेखर के चेहरे पर अभी मुस्कुराहट थी और वो एकटक अपनी माँ की तस्वीर को देख रहा था, जैसे दोनों मन ही मन बात कर रहे हों। सीता जी अपने बेटे को समझा रही हूँ कि वो हर रिश्ते में उनका काबिल बच्चा है और वो हमेशा उसके साथ है। जिस पर अब शेखर उस तस्वीर को अपने सीने से लगा लेता है। वो काफी देर वैसे ही बैठा रहता है और इस तरह
कब मैथिली और तृप्ति वहां आ जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता। मैथिली ने बेबी पिंक कलर का लहंगा पहना था, जिसका दुपट्टा उसने साड़ी की तरह लिया हुआ था। उसी रंग की चूड़ियां और कमरबंद, चेहरे पर हल्का मेकअप, गले में लहंगे से मैच करता सेट, खुले बालों को हाफ टाई कर उस पर उसने फूल लगाए हुए थे। और जो उसे सबसे प्यारा बना रही थी वो थी उसकी प्यारी सी नथ। वहीं तृप्ति भी उसी की तरह बहुत प्यारी लग रही थी। उसने भी ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था और उसी से मैच करती ज्वेलरी, कमरबंद और साथ में प्यारी सी नथ, जो दोनों ने जिद करके पहनी थी। तृप्ति शेखर को देख खुश हो जाती है और उसके पास आकर उसे गले लगाते हुए कहती है, भाई अब कितने हैंडसम लग रहे हो। आज तो भाभी आपको देख पल के झपकाना भी भूल जाएंगी। आप बहुत जच रहे हो भाई। अच्छा अब नीचे चलो, बारात निकलने का वक्त हो गया है। माँ मामी सब बुला रहे हैं। तृप्ति के ये सब कहने पर मैथिली शेखर की तलवार उसके हाथ में देकर उसे चलने के लिए कहती है और शेखर अपनी दोनों बहनों के साथ बाहर हॉल में आ जाता है, जहां उसी का इंतजार हो रहा था। अपने बेटे को दूल्हा बना देख भूषण जी के चेहरे की मुस्कुराहट और भी बड़ी हो गई थी, पर उसके हाथ में सीता जी की फोटो देख कुछ नमी भी उतर आई थी, क्योंकि वो अपनी माँ को पूरे वक्त अपने साथ रखना चाहता था। कि तभी सुधा जी और उपासना जी भी पूजा की थाली लिए हॉल में आ गई थी। भूषण जी शेखर को बैठने के लिए कहते हैं तो सुधा जी उसके माथे पर तिलक कर उसकी नजर उतारती हैं और फिर उसको काला टीका लगाकर शेखर के माथे को चूम लेती है। तो वो भी उनका पांव छूकर आशीर्वाद लेता है, जिस पर अब उपासना जी भी उसकी बलाएं लेते हुए शेखर के माथे को चूम उसे अपना आशीर्वाद देती हैं। लेकिन आज उन्हें शेखर के हाथों में सीता जी की तस्वीर देख उनकी कमी बहुत खल रही थी, जो उनकी आंखों में आंसू ले आई थी। पर अब शेखर उन्हें अपने गले लगा लेता है और सीता जी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ वो उनका आशीर्वाद लेता है और उसके बाद वो भूषण जी और सुधा जी का भी साथ में आशीर्वाद लेता है। तो वो दोनों उसे अपने गले लगा लेते हैं। उपासना जी से भी आशीर्वाद ले वो मैथिली को अपने पास बुला उसके साथ अब वो बाहर की ओर निकलता है, जहाँ सब उसका ही इंतजार कर रहे थे। मैथिली के सभी दोस्त और साथ में मिलन भी आज यहाँ पहुंचा था। शेखर को देखते ही अद्वैत और कुणाल दोनों उसको अपने गले लगा लेते हैं और उसे अपने कंधे पर बैठा बैंड वालों से बैंड बजाने का कह उसको उसी तरह लेकर नाचने लगे थे। आज तो भूषण जी भी खूब नाच रहे थे। उनका शेखर जो आज दूल्हा बन गया था, जाने कितने नोट वो उस पर से वार कर उड़ा चुके थे। सुधा जी, उपासना जी सभी नाच रहे थे, क्योंकि आज उनका बेटा घोड़ी चढ़ गया था। सब बाराती नाच रहे थे, झूम रहे थे। पटाखों की लड़ियां रोड पर बिछा फोड़ दी गई थी। रॉकेट पर रॉकेट उड़ाए जा रहे थे। और फिर शेखर बग्गी में बैठ गया था और बारात निकल गई थी जोश से नाचते शेखर की दुल्हनिया को लेने, जिसकी आंखों में अपने शेखर का ही इंतजार था, जो बस कुछ पल दूर था उससे। नाचते गाते जश्न मनाती मौली की बारात उसके घर के बाहर पहुंच गई थी, जहां पहुंचते ही फिर पटाखों की गड़गड़ाहट से और आसमान में की जाती आतिशबाजियों से पूरा आसमान भी रोशन हो गया था। पूरे रास्ते नाचने के बाद भी अब गेट पर ढोल की थाप पर सब थिरक रहे थे और गेट पर भूमि जी, अखिलेश जी, दादा सा, दादी सा सब अपनी जमाई के स्वागत के लिए पूजा की थाली लिए उसका पलके बिछाए इंतजार कर रहे थे। पर फिर भूषण जी कुणाल से शेखर को नीचे उतार कर लाने के लिए कहते हैं और शेखर अपनी बग्गी से नीचे उतर अपनी दुल्हन के द्वार पर खड़ा था, जहां भूमि जी अब उसका तिलक करती हैं और उसकी आरती उतार शेखर की नजर उतारती हैं। तो शेखर झुककर उनका आशीर्वाद लेता है, जिस पर भूमि जी अपनी नम आंखों से उसे देखते हुए उसके गाल को बहुत प्यार से सहला देती हैं। अखिलेश जी भी शेखर को माला पहना उसका स्वागत करते हैं, तो वो उनके भी पांव छूकर उनका और साथ में दादा सा और दादी सा का भी आशीर्वाद लेता है, जिस पर अब अखिलेश जी, भूषण जी, कुणाल और बाकी सभी बारातियों का माला पहना स्वागत करते हैं। तो वहीं दादी सा और भूमि जी, सुधा जी, उपासना जी और घर की बाकी महिलाओं का माला पहनाकर स्वागत करती हैं और उन्हें अंदर आने के लिए कहती हैं। लेकिन उससे पहले ही शेखर की सालियों ने शेखर का रास्ता रोक लिया था, जहां उसकी सालियों अंगद और अद्वैत के बीच नोकझोंक चल रही थी। पर शेखर आखिर में उनको उनका शगुन देता है और फिर वो अंदर की ओर आ जाता है। आज पूरी हवेली की रंगत बदली हुई थी। हर कोने को बस खूबसूरती से तराश और भी खूबसूरत बनाया हुआ था। अंदर आते ही नकुल और अधिराज भी सबके स्वागत के लिए वहां पहुंचते हैं।
सभी बारातियों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी और उनके जिस बात की सबसे ज्यादा तारीफ हो रही थी वो थी कि एक एक बाराती का खास ख्याल रखा जा रहा था। शेखर और बाकी सब आराम से बैठ गए थे, जिसके बाद कई तरह के शरबत, स्नैक्स सब उनके लिए लाकर उनके सामने रख दिए गए थे। भूमि जी सबको खुद सर्व कर रही थी और आज तो वो बिल्कुल रानी ही लग रही थी। राजस्थानी लहंगा चोली में, सिर पर ओढ़नी, भरी हुई नथ, माथे पर बोरला, बहुत खूबसूरत लग रही थी वो आज। सुधा जी और उपासना जी ने भी इसी तरह लहंगा पहना था। अपनी राजस्थानी पोशाक में सब बहुत खूबसूरत लग रहे थे। शेखर से सब मेहमान मिल रहे थे, उसके कई दोस्त उसे बधाई दे रहे थे। समय धीरे धीरे बढ़ रहा था कि तभी अब उसे स्टेज पर ले आया गया था, क्योंकि वरमाला का वक्त हो गया था और मौली भी अब वहां पहुंचने वाली थी। शेखर स्टेज पर आता है तो मैथिली उससे सीता जी की तस्वीर लेकर उसकी शॉल ठीक कर नीचे की ओर वापस आ जाती है और तभी कुछ पल बाद ही शंखों के उद्घोष और आतिशबाजियों की गड़गड़ाहट के साथ सामने से शेखर की दुल्हन फूलों की चादर तले चली आ रही थी, जिसे देख कुछ पल आज शेखर का दिल थम गया था। मल्टी कलर लहंगे में, पूरे श्रृंगार के साथ, गले में पहने रानी हार, नाक में भरी हुई नथ, माथे पर खूबसूरत मांग टीका, लाल चूड़ा और अपनी मासूमियत से सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही थी वो, कि सबकी नजर सिर्फ मौली पर टिकी थी और शेखर तो पलके तक नहीं झपका पा रहा था। आंखें भर आई थी आज उसकी अपने प्यार को अपने करीब आता देख, जो सिर्फ एकटक उसे ही देखते हुए आगे बढ़ रही थी। कि तभी मैथिली के साथ खड़ी वंदना उससे कहती है, मैथिली भाभी देख कितनी प्यारी लग रही हैं। शेखर भाई की तो नजर ही नहीं हट रही उनसे। पर मैथिली तो कहीं और ही खोई हुई थी और वो वैसे ही मुस्कुराते हुए कहती है, भाभी तो हमेशा ही खूबसूरत लगती हैं, लेकिन मेरी नजरें तो उनके भाई पर टिकी हैं। कितने हैंडसम लग रहे हैं वो, ब्लू शेरवानी, चेहरे पर रुबाब और ये उनके सिर पर बंधी पगड़ी। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये भी आज ही दूल्हा बन शादी के मंडप में बैठने वाले हों। तो बात कर ले, यही भाई के साथ बहन की भी शादी हो जाएगी। पूछ ले अधिराज जी से कि क्या आप मुझ दीवानी के दीवाने बनना चाहोगे, राजा अधिराज सूर्यवंशी? क्या आप मैथिली महेश्वरी को अपनी रानी बनाना चाहोगे? जब पूछ ले, वंदना हंसते हुए कहती है। तो मैथिली उसके कंधे पर सिर रख उदास होने का नाटक करते हुए कहती है, काश ये मैं कह पाती, पर ये जालिम दुनिया मुझे ऐसा करने नहीं देगी। कैसा दस्तूर है ये दुनिया का कि एक प्रेमिका को अपने प्रेमी के लिए तड़पना पड़ रहा है और ये समाज वाले उसके प्यार का मजाक बना रहे हैं। मैथिली वंदना को देखते हुए कहती है तो वंदना हंसते हुए कहती है, तू गलत लाइन में आ गई मैथिली, तुझे फिल्मों में ट्राई करना चाहिए था, क्योंकि एक्टिंग तो ऑस्कर वाली करती है। पर अभी भाई भाभी की वरमाला पर ध्यान दे, अपनी लव स्टोरी को साइड में रख। इतना कह वंदना उसका चेहरा सामने की ओर घुमा देती है, जहाँ स्टेज पर शेखर और मौली वरमाला लिए बस मुस्कुराहट के साथ एक दूसरे में खोए हुए थे। जिस पर अब शेखर पहले मौली को वरमाला पहनाता है तो एक धमाके की आवाज के साथ उन पर फूलों की बारिश होने लगी थी। लेकिन अब अगले ही पल शेखर अपने घुटनों पर मौली के सामने बैठ जाता है तो मौली शर्मा गई थी, पर मैथिली और अद्वैत दोनों शेखर के लिए खूब सीटी बजा रहे थे। तो वंदना और अंगद दोनों चिल्लाते हुए मौली से उसे वरमाला पहनाने के लिए कहते हैं। तो मौली मुस्कुराते हुए शेखर को वरमाला पहना देती है। तो फिर कई धमाकों के साथ उन पर चारों ओर से फूल बरस रहे थे। पर अब शेखर मौली के चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके माथे को चूम उसके चेहरे पर गिरी गुलाब की पंखुड़ियों को हटा उसे अपने गले लगाते हुए कहता है, आई लव यू मौली, आई लव यू। इतना कह वो कसकर उसका हाथ थाम लेता है, लेकिन मौली बस एक टक उसे देख रही थी, क्योंकि बस अब कुछ घंटों के वक्त बीतने के साथ ही वो अपने शेखर की हो जाने वाली थी। दोनों साथ में हमेशा ही अच्छे लगते थे, लेकिन आज बात कुछ और ही थी कि उनकी इस जोड़ी पर सब अपना प्यार और आशीर्वाद लुटा रहे थे। अभी दोनों के पास उनसे मिलने वालों का तांता लगा हुआ था, क्योंकि सब दुल्हा दुल्हन को तोहफे और अपना आशीर्वाद दे रहे थे। डिनर भी शुरू हो गया था तो मेहमान खाना खाने भी जाने लगे थे, जिन्हें अनुष्का, त्रिशा, नकुल और अधिराज अटेंड कर रहे थे। शादी का मुहूर्त जल्दी का ही था तो अब दोनों को सीधा मंडप में ले आया गया था। अभी मंडप के पास लगे सोफों पर बैठ गए थे और पंडित जी मंत्रोच्चार के साथ विवाह की विधियां शुरू करते हैं, जहाँ शेखर और मौली पूरी श्रद्धा से अपने हाथ जोड़े उन विधियों को पूरा कर रहे थे।
दोनों की खुशी की आज सीमा नहीं थी, लेकिन कई बार शेखर मैथिली के गोद में रखी सीता जी की तस्वीर को देख रहा था। अपने आज इतने बड़े दिन पर अपनी माँ का ना होना उसके दिल में एक टीस सी जगा रहा था। पर मैथिली उसे देख उसे मुस्कुराने का इशारा करती है तो शेखर हाँ में सिर हिला मुस्कुराने लगा था। अखिलेश जी और भूमि जी मौली के कन्यादान के लिए आगे आते हैं और यह हर माँ बाप के लिए सबसे मुश्किल काम होता है, जो सिर्फ एक लड़की के माँ बाप ही कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त भूषण जी की आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि उन्हें भी तो एक दिन ऐसे ही अपने कलेजे के टुकड़े को किसी और परिवार को सौंप देना था। मौली की आंखों से भी इस वक्त आंसू गिर रहे थे, लेकिन ये वो पल होता है जो हर लड़की के माँ बाप को एक दिन महसूस करना होता है। कन्यादान के बाद अब फेरों का वक्त हो गया था, तो तृप्ति दोनों का गठबंधन करती है और फिर दोनों फेरों के लिए खड़े हो गए थे। एक दूसरे का हाथ थामे वो हर वचन पूरी ईमानदारी से निभाने का वादा करते हुए अग्नि के फेरे ले रहे थे। हर सुख दुख मान सम्मान में अब दोनों की बराबर भागीदारी थी। दोनों परिवार का आदर और सम्मान करना उनका फर्ज था। इन्हीं सब वादों को अग्नि को साक्षी मान वो लेते हैं और फिर वापस अपनी जगहों पर बैठ जाते हैं। अब बारी सिंदूर दान की थी, तो शेखर मौली की मांग में सिंदूर भर देता है और फिर उसके गले में मंगलसूत्र पहना देता है, जिसके साथ महादेव के आशीर्वाद से ये शादी निर्विघ्न संपन्न हो गई थी। और आज मौली पूरी तरह शेखर की हो गई थी, जिसकी खुशी दोनों के चेहरे की चमक से पता चल रही थी। पर सबसे पहले दोनों को महादेव का आशीर्वाद दिलाने अंदर मंदिर में ले जाया गया था और उसके बाद अब दोनों अपने सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। तो मैथिली, तृप्ति और कुणाल तीनों मौली को गले लगा लेते हैं, क्योंकि आज फाइनली मौली उनकी भाभी बन गई थी। अद्वैत भी शेखर को गले लगाकर बधाई देता है। त्रिशा, अनुष्का, नकुल और अधिराज सभी उन दोनों को गले लगाकर बधाई दे रहे थे। शादी संपन्न होते होते 3 बज गए थे। मौली की विदाई सुबह 8 बजे होने वाली थी, तो भूमि जी अभी पहले सभी से खाना खाने चलने के लिए कहती है, क्योंकि घर वालों में किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया था। खाना लग चुका था, जहाँ दूल्हा दुल्हन और सभी घर वाले साथ में खाना खा रहे थे। मौली की विदाई तो सुबह थी, लेकिन 5 बजे तक सुधा जी, उपासना जी, मैथिली और तृप्ति अपने कुछ और मेहमानों के साथ मौली के गृह प्रवेश की तैयारी के लिए वापस जाने वाले थे। तो वो सभी खाना खाकर थोड़ी देर रुक फिर वहां से 5 बजे के आसपास अपने घर के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि अभी वहां भी काफी रस्में थी जो होनी थी। समय की सुइयां बढ़ रही थी और अब मौली की विदाई का भी वक्त हो गया था। जो बच्ची कभी इस घर में जन्मी थी, जिसका बचपन यहाँ बीता, शैतानियां देखी इस घर ने, अपने भाइयों की लाडली बन जो हर वक्त इतराती इठलाती घूमती, अपने माँ सा बापू सा की जान बसती थी, जिसमें दादा सा दादी सा का लाड मिला उसे, जिस घर में अपनी भाभी का प्यार, उसकी दोस्त थी जो, आज वो मौली सबसे हाथ जोड़े इस घर से विदा ले रही थी। एक नए आंगन को अपनी खुशबू से महकाने, अपनी जिंदगी के एक नए सफर को तय करने, जिसको भूमि जी ने कभी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। अब उनकी वो बेटी समेत देख घर आने वाली थी। अपने इस घर को सिर्फ खुशहाली की दुआ देते हुए इस घर की बेटी विदा हो रही थी। भूमि जी के गले लग वो फूट फूट कर रो रही थी। अखिलेश जी, दादा सा, दादी सा सभी अपनी बच्ची को विदा करने की हिम्मत जुटा रहे थे, जो जानते थे हर रीत, पर फिर भी अब इस वक्त सब मुश्किल लग रहा था। मौली सबसे मिल रही थी। अनुष्का भी उसे अपने गले लगा रोने लगी थी। कियारा को उससे दूर करना मुश्किल हो रहा था। त्रिशा भी उसे गले लगा अपना ध्यान रखने के लिए कहती है, पर अब वो उसके लिए डोली लिए खड़े नकुल और अधिराज के गले लग रोने लगी थी। उन दोनों के लिए भी ये वक्त मुश्किल था। दोनों ही उसके आंसू पोंछ, उसके सिर पर हाथ रख उसे हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दे रहे थे। पर अब मौली को डोली में बिठा दिया गया था, जिसे शेखर की गाड़ी तक अधिराज, नकुल, अर्जुन और मुकुल लेकर जाते हैं। अब वो यहाँ से शेखर के साथ अपने आगे के सफर पर निकलने वाली थी। डोली से उतार मौली को गाड़ी में बैठाने पर अब अधिराज और नकुल की आंखों में भी आंसू थे, जिस पर वो हाथ जोड़ शेखर से अपनी बहन का ध्यान रखने को कहते हैं, तो शेखर उन्हें गले लगा लेता है। भूषण जी भी सबको हाथ जोड़ अब निकलने की आज्ञा लेते हैं और फिर मौली अपने मायके से विदा होकर ससुराल के लिए निकल जाती है। मौली अभी भी सिसक रही थी। चाहे घर एक शहर में हो या दूसरे देश में, लड़की के लिए अपना मायका छोड़ना उसे तकलीफ देता है, लेकिन शेखर उसे अपनी बाहों में भर उसका हाथ थामे संभाल रहा था मौली को, क्योंकि अब ये सफर उन दोनों का था।